यूपी की राजधानी लखनऊ के 5 स्टार होटल लिवाना स्वीट में लगी आग में कई लोगों की झुलसने और एक महिला की मौत की खबर। ये होटल हजरतगंज इलाके में है और कई लोग अभी भी इस होटल में फंसे हुए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड लोगों को होटल से बाहर निकालने और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। होटल के कमरों की खिड़कियों के शीशों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। होटल के सेकंड फ्लोर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पता चल रहा है कि कमरा नंबर 214 में एक परिवार फंसा हुआ है। एक कमरे में 2 लोग बेहोश हो गए थे। चौथे फ्लोर पर सिर्फ वॉर है। कटर से शीशे काटे जा रहे हैं और एक शख्स को रस्सी से बांधकर सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकाला गया है। होटल से निकाले जा रहे सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि सुबह 7:45 बजे के करीब होटल से धुआं निकलता हुआ देखा गया। अलार्म बजने पर लोगों को इसकी जानकारी हुई। आग होटल की तीसरी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते पूरे होटल में फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड के करीब 20 गाड़ियां पहुंची है। फायर ब्रिगेड के जवान खिड़कियों से होटल में घुसकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए भी लगातार फायर ब्रिगेड के जवान जूझ रहे हैं। होटल से निकालकर कुछ लोग अस्पताल पहुंचाए गए हैं। बताया जा रहा है कि होटल लिवाना स्वीट पूरी तरह से पैक है। होटल के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है और ऐसे में खिड़कियों के शीशे काटने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। होटल में धुएं के गुबार के बीच फायर ब्रिगेड अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड के लोग काफी दिक्कत भी उनको आ रही है। होटल से बाहर निकलते धुएं के गुबार से लग रहा है कि अंदर आग विकराल रूप ले चुकी है और अंदर फंसे लोगों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क भी मंगाए गए हैं। होटल लिवाना स्वीट में आग लगने की सूचना पर लखनऊ के डीएम समेत प्रशासन और पुलिस के सभी बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि होटल में हर फ्लोर पर करीब 30 कमरे हैं और कई लोगों को होटल से रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड ने होटल में फंसे कुछ लोगों को रस्सी से बांधकर सीढ़ी के सहारे दूसरी और तीसरी मंजिल से बाहर निकाला। इस काम में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। होटल पूरी तरह से पैक होने की वजह से सिर्फ खिड़कियों के रास्ते ही अंदर घुसा जा सकता है। खिड़कियों के बाहर लगे लोहे को काटकर और शीशों को तोड़कर अंदर घुसना काफी मुश्किल भरा काम साबित हो रहा है। सुबह धुआं उठता देख होटल के अंदर मौजूद कुछ लोग बाहर की ओर खुद ही भागे। कुछ कर्मचारी भी मौके से भाग गए और इसके बाद कुछ लोगों को फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद निकाला गया। होटल के अंदर से निकले एक गेस्ट ने बताया कि उन्होंने अचानक धुआं निकलता देखा तो वो भागकर बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि अंदर कई लोग मौजूद हैं। एक कर्मचारी ने आशंका जताई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग की वजह से होटल के सभी कमरों में धुआं भर गया है। इस वजह से दमकल विभाग की टीम होटल की खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाल रही है। सुबह 9 बजे तक करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल चुका है। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश जारी है। गनीमत यह है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि दम घुटने के बाद कुछ लोगों की तबीयत जरूर बिगड़ी है, जिन्हें पास के अस्पताल में पहुंचाया गया है। दमकल विभाग की टीम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश फिलहाल कर रही है। होटल लिवाना स्वीट में आग लगने से घायल लोगों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। यहां सीएम योगी ने घायलों से उनका हालचाल जाना और साथ ही अस्पताल प्रशासन को उनके बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचने और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली की। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के आने के बाद से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि बीजेपी ने देश को नफरत से कमजोर बनाया। आज देश का नागरिक बेरोजगारी और महंगाई के चलते कमजोर हो रहा है और नफरत करने को मजबूर हो रहा है।
तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे 55 घंटे पूछताछ हुई। 55 घंटे क्या, 500 घंटे, 5 साल भी अगर पूछताछ कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी 2014 से ही यही बोल रहे हैं और उनके भाषण में क्रोध और नफरत दिखती है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल जी 5,000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड केस में आप और सोनिया जी बेल पर बाहर हैं। जांच चल रही है। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिनको लगता था कि भ्रष्टाचार उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आज वो डरे हुए हैं और इसी डर की वजह से आपके भाषण में नफरत और क्रोध झलक रहा था। कि जहां तक नेशनल हेराल्ड का विषय है, 2013 से नेशनल हेराल्ड पर केस चल रहा है और सोनिया जी और राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 दोनों ही बेल पर बाहर हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब जांच एजेंसियों ने दोनों मां बेटे को बुला करके पूछताछ किया था, तो पूरे देश में किस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, वो भी हमने देखा था। The Congress tried to be... कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को जम्मू में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर जमकर निशाना साधा। आजाद ने कहा कि कांग्रेस हमारे खून से बनी थी, कंप्यूटर और ट्विटर से नहीं। उन्होंने कहा कि वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहुंच सिर्फ ट्विटर, कंप्यूटर और एसएमएस पर है, इसलिए कांग्रेस जमीन से गायब हो गई है। मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का मैं उनकी तरह नहीं। बीते कई दिनों से झारखंड की सोरेन सरकार को लेकर जारी आशंकाओं के बादल अब छट सकते हैं। आज हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। रायपुर ले जाए गए विधायक अब रांची आ गए हैं और विधायक रांची लौटने के बाद अपने घर नहीं गए हैं। सबको सर्किट हाउस में ठहराया गया है। रविवार की रात सोरेन खुद सर्किट हाउस में थे और विधायकों के साथ बैठक की। उधर बीजेपी ने भी रविवार देर शाम अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें आज होने वाले विशेष सत्र को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विधायकों से कहा गया है कि असेंबली सेशन में जरूर मौजूद रहें। बीजेपी सदन के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। बीजेपी सवाल कर रही है कि विश्वास मत की जरूरत क्या है। दुमका में 2 बेटियों से दरिंदगी का मुद्दा भी विशेष सत्र में उठ सकता है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री का रविवार को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। मुंबई के पास पालघर में उनकी कार हादसे का शिकार हुई। साइरस मिस्त्री और 4 अन्य लोग पालघर की ओर जा रहे थे कि तभी उनकी कार दुर्घटना का शिकार हुई। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइरस मिस्त्री की कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक डिवाइडर से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि मिस्त्री मर्सिडीज कार से अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। पीएम ने ट्वीट किया, साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो एक होनहार व्यवसायी थे जो कि भारत की इकोनॉमिक पावर में विश्वास करते थे। उनका निधन वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, उनकी आत्मा को मिले शांति। बिहार के सासाराम जिले में रविवार को आरजेडी नेता विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आरजेडी नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी थे। विजेंद्र यादव करगहर के प्रमुख भी रह चुके थे। मौजूदा समय में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। करगहर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।
सुप्रीम कोर्ट आज अवमानना के मामले में विजय माल्या के खिलाफ सजा का ऐलान कर सकती है। माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले में अवमानना का दोषी पाया गया है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने 10 मार्च को विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सजा पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष और किसान नेता योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उनका ये इस्तीफा कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान से जुड़ने के अगले दिन आया है। इस्तीफे में योगेंद्र यादव ने अपनी जिम्मेदारी जय किसान आंदोलन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपने का ऐलान किया। दरअसल योगेंद्र यादव किसान आंदोलन का एक अहम हिस्सा रहे हैं। वो लगातार सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। उनके राजनीतिक गलियारों में भी नई अटकलों को अब जन्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन में विभिन्न बोर्ड के मेधावियों के 8 प्रधानाचार्यों को सम्मानित करने के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के 75 शिक्षकों को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सीएम योगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री आज दिव्यांग बच्चों को स्टाइपेंड और एस्कॉर्ट अलाउंस का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण भी करेंगे। प्रवीण योजना के तहत राज्य के विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब रेडी स्किल्स का एमओयू भी सीएम की मौजूदगी में साइन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में सेल्फी विद स्कूल अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि शिक्षक दिवस से शुरू यह अभियान 1 हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्कूल जाकर वहां की दशा दिखाने के साथ ही सेल्फी खींचेंगे। यूपी के 50 बदहाल स्कूलों का हाल सेल्फी के जरिए दिखाया जाएगा। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ टीचर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। शाम को प्रधानमंत्री मोदी भी शिक्षकों से बात कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्री के निमंत्रण पर आज तमिलनाडु जाने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल आज तमिलनाडु में 26 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 15 मॉडल स्कूलों के अलावा पुधुमेई पेन थिंतम स्कीम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। 1 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली आकर केजरीवाल सरकार के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया था और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखकर वो प्रभावित हुए थे। बिहार की राजनीति में हुई उठापटक के बाद सीएम नीतीश की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। समीकरण सेट करने के लिए आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कुल्लू को शिमला से जोड़ने वाला एनएच 305 पर भूस्खलन के चलते लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। कुल्लू जिले में बीती शाम को लगातार बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ। सड़क के बड़े हिस्से के टूटने की वजह से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। भूस्खलन की वजह से 6 रूट प्रभावित हुए हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर शिक्षा संस्थानों पर भी दिख रहा है। स्कूलों में पानी घुसने की वजह से कई कक्षाएं बंद हो गई हैं, तो वहीं आईटी समेत इंजीनियरिंग कॉलेज भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे का ऊपरी हिस्सा कमजोर पड़ जाने के चलते अब सड़क के कई हिस्से तिनके की तरह बिखर कर गिर रहे हैं और इसी के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तेज बहाव वाले नाली में महिला ने छलांग लगा दी। दरअसल महिला ने 2 किसानों को डूबते देखा तो तुरंत उन्हें बचाने के लिए नाली में कूद गई। इस दौरान उसने अपने 8 महीने के एक बच्चे की भी परवाह नहीं की। घटना में एक किसान की जान बच गई, हालांकि दूसरा किसान बहाव में बहता चला गया। बिहार के खगड़िया में गंगा समेत कोसी बागमती नदी उफान पर है। इससे जिले के 4 प्रखंड की 13 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। लोग घरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं और बाढ़ के चलते खेतों में खरीफ की फसल भी डूबकर नष्ट हो गई है।
एशिया कप में रविवार को बेहद रोमांचक मैच में पाकिस्तान जीत गया। मुकाबला आखिरी ओवर तक गया, लेकिन अर्शदीप के एक आसान कैच छोड़े जाने की वजह से खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा और भारत के हाथ से मैच निकल गया। विराट ने शानदार बल्लेबाजी करके 60 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी पर पानी फिर गया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 7 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर 1 रन बना, दूसरी गेंद पर आसिफ अली ने करारा चौका जड़ दिया। अगली 4 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया। चौथी गेंद पर आसिफ अली एलबीडब्ल्यू हो गए। पाकिस्तान को अब 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और सर्कल में 6 फील्डर बुला लिए गए थे। प्रेशर में इफ्तिखार क्रीज पर आए। अर्शदीप ने लो फुल टॉस फेंका, जिसे इफ्तिखार ने स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया। कैच छूट गया और मैच पाकिस्तान की झोली में आ गया। पाकिस्तान को 182 रनों का लक्ष्य हासिल करना था। भारत को पहला विकेट जल्द ही मिल गया था। बाबर आजम को रवि बिश्नोई ने रोहित के हाथों कैच कराया और चहल ने जब फखर जमान को आउट किया तो पाकिस्तान का स्कोर 8.4 ओवर में 63 पर 2 विकेट था। पाकिस्तान की जीत के हीरो बने मोहम्मद रिजवान 51 गेंद में 71 रन बना पाए। मैच में सबसे बड़ी पारी खेलकर रिजवान मैन ऑफ द मैच रहे। मोहम्मद नवाज ने 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 6 सितंबर मंगलवार को भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा, जबकि 8 सितंबर को भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। आज ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान होगा। कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्यालय से ब्रिटेन के समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे नए पीएम के नाम की घोषणा होगी। बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में कांटे का मुकाबला है। 42 साल के सुनक और 47 साल की ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,60,000 सदस्यों के मत पाने और उन्हें प्रभावित करने के लिए कई बार आमने सामने बहस भी की है। रूस यूक्रेन जंग के बीच बाल्टिक सागर के पास अमेरिकी नौसैनिकों का अभ्यास हो रहा है। पानी और जमीन दोनों में लड़ने में सक्षम कियरसार्ज वॉरशिप भी ड्रिल में शामिल हुआ है। रूस और यूरोप के बीच बढ़ती तकरार के चलते बाल्टिक सी में अमेरिका दखल से युद्ध की नौबत आने की आशंका बनी हुई है। यूक्रेन रूस जंग में फिर युद्ध अपराध का मुद्दा उठा है। माइकोलाइव के एक क्लिनिक पर रूस ने हमला कर दिया। क्लिनिक पर हमले से इलाके में दहशत फैल गई। हमले में ये क्लिनिक पूरी तरीके से तबाह हो गया है। रूसी हमले से यूक्रेन में मची तबाही और बर्बादी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी और यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की बेहद भावुक हो उठी। म्यूनिख ओलंपिक में आतंकी हमले की 50वीं बरसी पर मारे गए खिलाड़ियों के परिवार वाले भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वो चुप नहीं रहेंगे। ओलंपिक में अब तक के इतिहास में 5 और 6 सितंबर की तारीख पूरी दुनिया का दिल आज भी दहला देती है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पश्चिमी देशों से ईरान के साथ होने वाले परमाणु करार को रद्द करने की बात कही। साथ ही दावा किया कि तेहरान को वार्ता अपने नियंत्रण में लेने दी जा रही है। प्रधानमंत्री यार लेपिड ने कहा कि समझौते से इजराइल के दुश्मनों को फायदा मिलेगा। कोरोना काल के दौरान चीन को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन कहने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दुनिया का सबसे बेहतरीन नेता साबित करने में लगे हुए हैं। महिला वर्ग के एकल स्पर्धा में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। ईगा स्विटेक अमेरिका की लॉरेन डेविस के खिलाफ 6-3, 6-4 से जीत दर्ज कर चौथे दौर में पहुंच गई है। फ्रेंच ओपन की मौजूदा विजेता ईगा लगातार दूसरी बार यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बना पाई है। मशहूर पॉप बैंड द वीकेंड के सिंगर एबेल टेस्फाई ने कॉन्सर्ट के बीच अपनी आवाज खो दी। कैलिफोर्निया में आवाज जाने के बाद द वीकेंड ने अपने अगले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। लॉस एंजलिस के सोफी स्टेडियम में आयोजित इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अचानक बंद किए जाने को लेकर दर्शक निराश दिखे।
इटली के विंची में 79वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल का आगाज धूमधाम के साथ किया गया। फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड देने की शुरुआत रेड कार्पेट से की गई। रेड कार्पेट पर फिल्मी हस्तियां फोटो देती नजर आई। मास्टर गार्डनर फिल्म के एक्टर वीवर और उनके को स्टार क्विंटेसा स्विंडेल स्टाइलिश कपड़े पहने नजर आए।